नमस्कार, आदाब। गुफ्तगू के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हमने अनुराधा पौडवाल जी से बात की, उषा उत्थप जी से बात की, एक से एक ऐसे सिंगर्स जिनको हम बहुत सालों से सुनते चले आ रहे थे। साल का आगाज एक बहुत ही खूबसूरत बातचीत के साथ करने जा रहे हैं जो नए दौर की सिंगिंग, डिजिटल मीडिया और बहुत सारी चीजों को आपके सामने रखेगी। दरअसल मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ आज मौजूद हूं जिनको अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन बहुत थोड़े समय में, बहुत शुरुआती दौर में उन्होंने वो सब हासिल किया जो हासिल करना किसी का भी सपना हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं रेणुका पवार की। रेणुका पवार हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का बेहद मकबूल नाम। एक ऐसी गुलकारा जिसने कम उम्र में ही बेशुमार शोहरत हासिल की। उत्तर प्रदेश के बागपत शहर में पली बड़ी रेणुका पवार ने हरियाणवी लोकगीतों को अपनी आवाज तो दी ही, साथ ही वो एक नगमा निगार और मौसीकार भी हैं। सुनसोनियों और 52 गज का दामन जैसे नगमों से रातों रात मशहूर होने वाली रेणुका पवार आज कामयाबी के उस मकाम पर है जो उनकी उम्र में बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है, और इसका अंदाजा इनकी फैन फॉलोइंग को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। ऊंची हवेली, चटक मटक, कबूतर, सोना बाबू के साथ ही इनके गाए बहुत से दूसरे नगमों ने हरियाणवी इंडस्ट्री में धूम मचा दी। साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी और गुलकार सुखविंदर के साथ भी इन्हें म्यूजिक एल्बम में काम करने का मौका मिला। आज रेणुका पवार हरियाणवी के साथ ही हिंदी, तमिल और बंगाली जबानों में भी म्यूजिक एल्बम कर रही हैं। साथ ही बॉलीवुड ने भी इनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। तो रेणुका पवार मेरे साथ मौजूद है। रेणुका, सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, और मुझे शुरुआत में ये बताइए कि आपका नाम, जैसे मैंने कहा 52 गज, जैसे ही मैं बोलूंगा 52 गज का दामन तो सब लोगों को ये सिंगर तो हम जानते हैं। और ऐसे ही मैं देख रहा था कि अभी दूरदर्शन के स्टूडियो में जितने लोग थे तो रेणुका पवार सब सोच रहे थे कि कौन है, लेकिन मैंने कहा वो, अरे हाँ, उनको तो जानते हैं, देखा है, चेहरे से भी ये नाम आपका जो रेणुका है ये कैसे पड़ा, और दूरदर्शन की इसमें कितनी आप मानती हैं कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि मुझे पता है दिलचस्प कहानी है आपके नाम की भी। सबसे पहले तो राम राम सभी को जो भी सब देख रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मेरा पूरा बचपन दूरदर्शन देख के ही बीता है। और जितने भी सीरियल आते थे वेट करते थे कि हाँ अभी आएगा वो आएगा। तो जैसे कि आपने पूछा कि नाम आपका कैसा पड़ा, तो इसके पीछे एक बहुत प्यारी स्टोरी है। मेरा घर का नाम शालू है, जो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा शालू। तो तब मैं फर्स्ट क्लास में थी और मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में कराया जा रहा था। तो मम्मी ने बोला कि सिखा के मुझे घर से लेके गई कि ना तेरा नाम ना स्वाति रखेंगे स्कूल में, तो तू ना बोलना कि मेरा नाम स्वाति है, मैडम पूछे तो। शालू तो घर का है, बाहर का हम स्वाति रख देंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरा मन में था, बच्ची थी मैंने कहा नहीं, मुझे तो रेणुका रखना है। एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे जिसका नाम था वो हुए ना हमारे, तो उसमें एक कैरेक्टर था, एक मॉडल थी, एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम था रेणुका उसमें। तो मुझे बड़ा पसंद था उसका नाम, मुझे वो भी बहुत सुंदर लगती थी, मुझे वो सुंदर लगती थी तो उसका नाम अच्छा लगता था। तो मैंने जाके स्कूल में प्रिंसिपल ने पूछा कि नाम क्या लिखना है, तो मैंने बोला रेणुका। तो मम्मी बोली नहीं स्वाति रखना है। मैंने कहा नहीं रेणुका रखना है, और मैं बुरी तरह फैल गई, नहीं रेणुका ही रखना है। फिर उन्होंने बोला ठीक है, बच्ची इतनी जिद कर रही है तो कोई बात नहीं, रेणुका रख लेते हैं। मम्मी ने बोला ठीक है, बाद में हम इसको चेंज करवा देंगे। फिर वो ऐसा चेंज हुआ कि उसने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। हमने देखा कई बड़े बड़े स्टार्स ने बाद में अपने नाम बदले। दिलीप साहब का जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल है, अक्षय कुमार फॉर एग्जाम्पल हम रख सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाम अपने बाद में बदले, लेकिन यहाँ तो आपको अपना नाम रखने की चॉइस मिल गई। ये भी एक अपने आप में दिलचस्प पहलू है।
अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि एक वीडियो हम आपका पुराना देखते हैं, बड़ा वायरल हुआ, उसको हमने भी देखा एक जमाने में, कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो डांस कर रही है 52 गज का दामन, और वो बड़ा लोकप्रिय हुआ उस डांस की वजह से। लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो रेणुका है, इन्हीं ने गाया है इस गाने को, यही बज रहा है, और उसके बाद में वो पॉपुलर हो गया। तो 52 गज की सफलता जो लोग आज देखते हैं वो अचानक से नहीं हुई, धीरे धीरे ग्रेजुअल आपको वो कामयाबी मिली, लेकिन एक बार वो एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद में फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं दी। पहले तो 52 गज का थोड़ा सा गाइए ताकि लोग कनेक्ट कर ले कि हाँ ये 52 गज वाली रेणुका से हम बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद इस इंस्टेंस के बारे में आपसे बात। ठीक है, आपको प्रूफ चाहिए? हाँ, यकीन नहीं हो रहा आपको? बिल्कुल। गाँव में होवेगा जो खुड़का जुत्ती मड़कन आड़ी पैर उछड़ेगी पुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं, सोने की गुठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी। इसलिए विश्वास नहीं होता कि इतनी छोटी सी रेणुका, मैं अभी आपको देख भी रहा था, बड़ी क्यूट सी, कोई ये भी समझ सकता है कि छोटी बच्ची है, और फिर उनकी आवाज को जब हम सुनते हैं तो बड़े बड़े सिंगर्स के मुकाबले वो बड़ी हेवी और बड़ी मजबूत आवाज दिखाई पड़ती है। तो ये सिंगिंग कैसे आपके जीवन में आई और कैसे आपको रियलाइज हुआ कि मैं सिंगर बन सकती हूँ? देखिए, मेरा शुरू से यही रहा है कि मैं बालाजी पर, अपनी माता रानी पर बहुत विश्वास रखती हूँ, तो मैं उनसे अगर इतनी सी चीज़ मांगती हूँ तो मुझे इतना देते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में आऊँगी। नॉर्मली हमारे फैमिली है, 2 भाई, उस टाइम पे 2 भाई हैं और मम्मी पापा। तो ये था कि ठीक है, बच्ची पढ़ रही है, कुछ बनेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, जॉब कर लेगी, टीचर बन जाएगी, बस इतना था। तो हमारा खुद का घर भी नहीं था, हम रेंट पे रहते थे, 2 छोटे छोटे कमरे। खैर उसकी तो बहुत लंबी स्टोरी है जो हमारा बचपन आएंगे, हमारे पास समय है, वो पूरी कहानी आपकी सुनेंगे। जी, तो जब हम अपने खुद के घर में हम जब शिफ्ट हुए, एक छोटा सा रूम हमने बनाया था वहाँ पे, बड़ा इधर उधर से पैसे लेके, तो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ से हमें ये शुरू हुआ था कि ठीक है, भाई को बड़ा शौक था बाहर जितने सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे यूपी साइड के, हरियाणा साइड के, उनसे बात करने का। तो उनको था कि मैं भी मेरी बहन को सिंगर या फिर इस लाइन में लेके आना चाहता हूँ। मतलब अगर सच में पूछे तो ये सपना मेरे भाई का था, मुझसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने मेरे लिए की है। तो उन्होंने स्टार्ट किया वहाँ से कि ठीक है, मैं जगह जगह बात करता हूँ तो मैं तुझे लेके जाऊँगा। फिर उन्होंने एक जगह बात कर रखी थी, एक प्रदीप सोनू भाई हैं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने हमें पहला मौका दिया था सिंगिंग का, जो गाना था खुदा की इनायत, सुन सोनियो नाम से वो गाना था, बट वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। फिर उस गाने के बाद मैंने 2 साल का ब्रेक लिया था क्योंकि मेरी पढ़ाई थी। इस गाने की कहानी, इस गाने को सुनने के बाद, सुन सोनिए, क्योंकि आपके बारे में जब रिसर्च की जाए तो 52 गज आपकी प्रसिद्धि का कारण बना, लेकिन आपका पहला गाना जो है वो सुन सोनिए था। जी, सुनाइए ना जरा इसको, फिर इसकी आगे की कहानी को इससे आगे बढ़ाते हैं। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तू सांसों में, आँखों में मेरे यार, खुद से ज़्यादा तुझे करती हूँ प्यार। ये 52 गज कैसे आया, कितना गैप रहा है इन दोनों के बीच में? काफी मतलब उस टाइम पे ये, इसके बाद गाने और मिले आपके? ये तो वायरल हो गया, चल नहीं, गया। इससे मुझे प्रसिद्धि नहीं मिली थी, मुझे कोई जानता नहीं था, क्योंकि ये टिकटॉक पे बहुत वायरल हुआ था। एक लड़की है, एक इन्फ्लुएंसर है विष्णुप्रिया, उन्होंने इस पर एक टिकटॉक बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी, तो उससे गाना बड़ा वायरल हुआ। बट वो वाली बात थी कि ठीक है गाना चल रहा है और मैं बोल रही हूँ मैंने गाया है, वो वाली चीज़ थी। मतलब किसी को पता नहीं था कि हाँ मेरा गाना है। हाँ, पर मेरी लाइफ का पहला ये गाना था, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, काफ़ी किया है, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ थी कि नई सिंगर है। कितना गैप, अगला प्रोजेक्ट या अगला कुछ भी करने के लिए कितना गैप लगा? 2 साल। 2 साल का इंतजार करना। हाँ। और तब तक आप मेहनत करते रहे, मिलते रहे लोगों से, बात जाते रहे, बाइक पे, ट्रेन में, बस में, धूप में, गर्मी में, बारिश, मतलब हर चीज़ देखी है। हाँ, कि ये भी मैंने देखा है कि एक वैन में आगे की सीट पे 7 आदमी कैसे बैठते हैं, पीछे 12 कैसे बैठते हैं, एकदम ऐसे हो के। उस टाइम पे एक ये भी चीज़ थी कि मेरी वजह से मेरे भाई की जॉब चली गई थी,
क्योंकि जहाँ वो जॉब करते थे उन्होंने बोला था कि आप छुट्टियाँ बहुत करते हैं, आप एक काम करिए, अपनी बहन को पहले सिंगर बनाइए, अपनी बहन को स्टार बनाइए, आप तब आइएगा। फिर पापा की भी जॉब जो थी, जिस फैक्ट्री में पापा काम करते थे, उसमें भी इतनी सैलरी नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 15,000 इतना था। तो एक ये चीज़ हो गई थी उस टाइम पे कि कमाना भी है। अगर एक गाने के 500 रुपये मिल रहे हैं, तो अगर मैंने एक रात में 12 गाना किए तो कितने मिलेंगे। उस हिसाब से फिर मैं गाने करने लग गई कि जो गाना मुझे पसंद भी नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा गाना तो गाना है और इसका पेमेंट मिलेगा तो घर का खर्चा चलेगा। एक स्थिति तो ऐसी थी आपके परिवार की कि शायद आप दुनिया में आती ही नहीं, ऐसा भी कुछ मामला था? आपने पूरा सर्च किया है, बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पे ऐसे था कि पापा की जहाँ हम रहते हैं अभी, वो मेरा ननिहाल है, वो मेरी मम्मी का मायका है। तो हम पास में ही, मम्मी ने जब सुना कि पापा की जॉब जहाँ हम रहते हैं वहाँ लगी है, तो आना जाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो पापा और मम्मी वहीं शिफ्ट हो गए थे। तो एक रूम लिया रेंट पे, एक ही था बस, उसी में ही सब कुछ। 2 भाई है मेरे, 2 भाई थे उस टाइम पे, तो मैं तो थी ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। फिर हमारी एक माता रानी है, हमारी कुल देवी है शाकुंभरी देवी जी, तो मम्मी वहाँ गई हुई थी। वहाँ से जब आ रही थी तो मम्मी को पता चला कि मैं हूँ पेट में। मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसे से। फिर दोनों बड़ा सोच में पड़ गए कि 2 बच्चे नहीं संभाले जा रहे, तीसरा कैसे संभालेंगे, क्योंकि कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी घर की। पापा की सैलरी 900 रुपये महीना, मतलब अब उस टाइम पे तो खैर बहुत पहले की बात है, 900 रुपये महीना था। तो मम्मी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि एक एक टाइम में कैसे मम्मी ने चीज़ें देखी हैं कि एक टाइम की सब्जी 2 दिन तक कैसे चलाई जाती है, और आज ब्रेड खा लिए तो ठीक है, कल कुछ और खा लेंगे, फिर ऐसे। तो सोचने लग गए कि कैसे क्या होगा, 2 बच्चे हैं अभी, तीसरा कैसे संभालेंगे। फिर मम्मी माता रानी के यहाँ गई दोबारा से, तो मम्मी ने बोला ठीक है, अब अगर आ ही रहा है, आ ही रही है, जो भी है, मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करती हूँ माता रानी कि मुझे लड़का नहीं चाहिए, मुझे लड़की देना बस। और ये तो बहुत बड़ी नेमत होती है। हम देखते हैं कि बच्चियों का घर में आना अब तो काफी इसको सौभाग्य का विषय माना जाता है। अब उस सोच में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। बिल्कुल। और बागपत में थी आप, देखिए वो एक ऐसा, वहां पे पहले लड़के का इंतजार किया जाता है। ये सिर्फ पश्चिम यूपी की बात नहीं है, पूरे देश भर में अभी तक की ये सोच थी, लेकिन इस सोच में बदलाव आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। और इनकी कहानी इसको भी बताती है, बहुत पुरानी नहीं है, बहुत नई कहानी। अब ये बताइए मुझे कि 52 गज की रिकॉर्डिंग कब पहली बार हुई, क्योंकि वो चीज थी और उसको भी पॉपुलर होने में समय लगा, वो वाला पीरियड बताइए, क्योंकि ये एक गाना है जो आपकी बड़ी पहचान बन गया। हालांकि मैं बताऊंगा दर्शकों की, आपने बहुत काम किया, सिर्फ इतने तक सीमित नहीं हुआ 52। जी जी बिल्कुल। उससे पहले मैंने बहुत गाने किए हैं, मतलब बहुत ज्यादा, पूरा जैसे। कितने गाने गा चुकी थी आप ये 2 सुन सोनियों और 52 गज के बीच में आप अंदाजा है मोटा मोटा? मैंने 200 गाने तो गा दिए होंगे उसके बीच में। और कोई नहीं पहचानता था? नहीं, उसके पहले एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, ऊंची हवेली। उठारी ऊंची सी हवेली म्हारा घर टपके, ये गाना था, ये बड़ा वायरल हुआ। थोड़ा सा हो मने रहना तेरे दिल में, तू से सब ते बढ़ के। तो ये गाना आया, ये गाना उस टाइम पे टिकटॉक पे वायरल हुआ था ये भी, तो उसमें मुझे पहचान रही थी कि हाँ ये गाना रेणुका इस लड़की ने गाया है। उस टाइम पे ये नहीं था कि मुझे जा के पता ना पड़ रहा था कि ये गाना मैंने गाया है। उस टाइम पे सब पहचान रहे थे। और एक इंडस्ट्री में एक थोड़ी सी बात भी चली थी कि हाँ हरियाणा इंडस्ट्री में कोई एक नई सिंगर आई है, उसका गाना चला है, तो वहाँ से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि सबके गाने इतने अच्छे जाते हैं, इतने अच्छे मिलियंस पे जाते हैं, कि मेरी प्रार्थना थी भगवान से कि मेरा गाना भी ना 20-30 मिलियन जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। फिर भगवान ने बोला बस 20-30, हम तुमको बिलियन और एक नहीं, दूसरा गाना भी आपका बिलियंस में जाने वाला है। खैर मुझे ये भी बताइए आप रेणुका की शुरुआत में जब गाने गाते थे, अभी आपको जितने भी लोग सुन रहे होंगे ना, वो इस मकसद से भी सुन रहे होंगे कि वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। आपके एज ग्रुप के लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, यूट्यूब से कमाई करने के प्रयास कर रहे हैं। तो आप जब ये सब कर रही थी, डिजिटल मीडिया की कितनी समझ थी, या रिकॉर्ड्स के लिए, अलग अलग रिकॉर्ड्स के लिए आप गाने गाती थी, उनसे जो भी कुछ पैसा मिलता था वो पैसा लेती थी और बस उससे काम चलता था, ये 200 गाने गाने पे? मैं नहीं थी, सोशल मीडिया पे नहीं थी मैं,
क्योंकि जब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। जी, तो कितने पैसे मिल रहे थे एक गाने के? मैंने बताया 500 से फिर धीरे-धीरे 1500 रुपए हो गए थे। बहुत एक्सप्लॉइट कर अभी समझ में आता होगा है कि मुझसे एक गाना तुम 500 रुपए में करवा रहे थे। नहीं, देखो सबका टाइम होता है और अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, पैसे की वैल्यू पता चलती है कि कैसे कमाया जाता है और कैसे उड़ाया जाता है, तो ये चीज़ बहुत मायने रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आ गया है तो आप कहीं भी खर्च दो, तो बहुत सोच समझ के मैं आज भी हर एक चीज़ कि यार इतनी महंगी है तो मैं सिर्फ इस डर से चुप हो जाती हूँ कि दुकान वाला बोलेगा कि यार सिंगर होके बार्गेनिंग कर रही है। मतलब मैं बोलती कि ये 2000 की चीज़ है। आपने 200 गाने गाए, 52 गज का दामन और हो सकता है 52 गज का दामन भी ऐसे ही कुछ पैसों के लिए आपने उस समय पर गाया हो, जो बाद में आपकी पहचान बन गया। लेकिन पैसे से ज्यादा आपने फोकस किया कि ये काम लोगों तक जाना चाहिए। आज भी मेरा वही है कि मैं अपने पास पैसे नहीं रखती, जो भी शो से या रिकॉर्डिंग से, शूट से जो भी इनकम आती है वो सब मेरे घर में, मेरी मम्मी के पास, पापा के पास रहता है। तो जो भी मुझे चाहिए होता है मैं ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कमा रही हूँ तो मेरे पास सारी चीज़ें रहनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, बेफालतू के खर्चे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ अच्छा काम करने पे है। अच्छा, रेणुका ने बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारे पॉपुलर भी हैं, बट मैं ये पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं बहुत आपके कम गाने सुन पाया। 52 गज तो इसलिए मेरी मजबूरी हो गई, मेरे घर में दिन भर बजता रहता है, मेरे बच्चे पता नहीं क्यों उस गाने को बहुत पसंद करते हैं और वो गाते भी हैं उसको। तो वो, और ये ऐसा बहुत सारी जगहों पर होगा, हम शादी ब्याह तमाम जगहों पर देखते हैं डीजे का नंबर 1 फेवरेट चलता है। लेकिन और ऐसा कोई गाना आया हो इसके पहले जो आपको लगता था नहीं ये तो बहुत कमाल का है, इस पे बड़ी मेहनत की मैंने, इसको पॉपुलर होना चाहिए था? अभी रिसेंटली मेरा एक गाना आया था, शायद 1 साल हो गया, उसका नाम था बोल बोल सुने जाऊं मैं। वो मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग। गा के सुनाइए पहले। तू मेरे होठां पर आकर मर जाने, तन्ने बोल बोल सुने जाऊं मैं। तू मेरे होठां पर आकर मर जाने, तन्ने बोल बोल सुने जाऊं मैं। और मैंने ये भी देखा और सुना है आपके बारे में, जितनी रिसर्च कर पाया, कि आप बॉलीवुड के गाने भी बहुत अच्छे से गाती हैं। कौन है आपकी फेवरेट सिंगर? मेरी फेवरेट सिंगर है श्रेया घोषाल मैम और अरिजीत सिंह सर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और गाना कोई ऐसा हो जो आपके बहुत दिल के करीब हो, जो आप गुनगुनाती भी हो और गाना भी चाहें यहाँ पर? वैसे तो मैं ज़्यादातर भजन सुनती हूँ इंद्रेश उपाध्याय जी के, पर अरिजीत सर का एक बड़ा प्यारा गाना लगता है मुझे, मुस्कुराने की वजह तुम हो। गा के सुनाइए, लोगों को पता लगे कि ये हरियाणवी जिसको आप समझ रहे हो ना, ये कितनी वर्सेटाइल। मुझे तो पता है लेकिन उनको भी पता लगना चाहिए, और उनको भी पता होगा जो आपके बारे में सर्च करते हैं, आपको सुनते हैं, तो 1-2 गाने ऐसे होने चाहिए। जी बिल्कुल। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, हाँ पिया रे। मुझे भरोसा नहीं होता कि आपने कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली है औपचारिक। नहीं जी नहीं। आपको रियाज करती होंगी। हाँ, आपको खुद पता है हमारे बागपत में ऐसा कुछ था भी नहीं उस टाइम पे। मेरा बड़ा मन था सीखने का भी, तो घर की कंडीशन की वजह से भी, क्योंकि जहाँ अगर एक दो जगह गई भी थी तो उन्होंने बोला कि हम 1 दिन का 2000 रुपये लेंगे, 1 दिन का। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं एक गाने का 500 रुपये ले रही हूँ भाई, तुम 1 दिन का 2000 रुपये लोगे, मैं कैसे सीखूँ? तो कहीं ना कहीं वो एक पैसा भी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी रही है सीखने के लिए। और कैसे सीखना शुरू किया, मतलब खुद से जो किया आपने रियाज कैसे, या आप यूट्यूब से ले रही हैं जानकारी, किसी से बात करके ले रही हैं, या गाने सुनकर उनको रिपीट करके? हाँ, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे जगह जगह मैं स्टूडियोज़ में जाती हूँ तो मुझे सिखाते हैं, मैंने हमेशा सीखा, मैं अभी भी सीख रही हूँ हर जगह से कि क्या कहाँ मुझे किस तरीके से गाना चाहिए, या कैसे किस जगह क्या कमी है मेरी, क्या खूबी है, तो वो मुझे बहुत सीखने को मिलता है हर स्टूडियो में कि रेणुका आपने इस जगह ये गलती की है, आपने इस जगह ये अच्छा किया है। तो मैं सीखती हूँ, और कभी भी आज भी
कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे अगर ये बोले, हालांकि बहुत लोग जब मैं उनको ये बात बोलती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि मैम आपने ऐसा बोला, वरना कोई अगर ऐसे बड़ा सिंगर आए तो हम थोड़ा सा ऐसे होते कि यार इसको बोले ना बोले। मैंने बोला चाहे कोई कितना भी हो, म्यूज़िक डायरेक्टर जो बैठा होता है, जो म्यूज़िक बना रहा होता है, अगर वो कुछ भी बोले तो वो मानना चाहिए। ठीक है, गलती है तो है, बोलते हैं कि ये सुर ऐसे से ऐसे है तो है, क्योंकि वो गाना वो बना रहे हैं, उनको पता है कि वो चीज़ कहाँ सही है कहाँ गलत है, तो उनकी हर चीज़ माननी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लक कितना मानती? लक नहीं, कर्म। लक को नहीं मानती? लक तभी तो आएगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे ना। अच्छा, जैसे मैं इसको एक उदाहरण से इनका एक परिचय ये भी है कि बागेश्वर धाम सरकार जो है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े लोकप्रिय हैं, बहुत सम्मान है उनका देश में, और बहुत ही युवा अवस्था में उन्होंने एक बड़ी चेतना का कार्य किया है, इसमें कोई दो राय। उनकी बड़ी लाडली हैं ये और ये भाग्य नहीं तो इसको क्या कहूं, मैं खुद सोचता हूं, मैं उनसे मिलने के बारे में कई बार सोचता ही रह गया, कई अवसर भी आया नहीं मुलाकात, लेकिन आप उनकी बड़ी लाडली हैं। आप कभी भी उनको मैसेज कर देती हैं, फोन कर देती हैं, कोई परेशानी में होती हैं तो फोन कर देती हैं। ये भाग्य नहीं तो क्या है? अभी तो बहुत व्यस्त चल रहे हैं। हाँ, अभी तो मेरी काफ़ी दिनों से बात नहीं है, मैं खुद भी नहीं जा पाई, बट अब मैं सोच रही हूँ कि जनवरी में ज़रूर जाऊँगी धाम पे। और बस वही है, आपका दिल साफ है, आपका मन साफ है। कैसे जुड़ा हुआ था आपका बागेश्वर धाम से? अच्छा, इनमें और हमें एक कॉमन चीज भी है, हम दोनों के दादा एक ही हैं, हनुमान दादा। दादा बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने सुना आपके मुंह से, तो मेरा भी उनके प्रति जो सम्मान रहता है वो इसी भाव के साथ रहता है कि परिवार के मेरे एक ऐसे बुजुर्ग हैं। और मैंने जब आपका वो सम्मान देखा, मैंने देखा इस उम्र में अगर इनकी ये समझ है तो ये इस बार की अर्जित की हुई नहीं है, ये प्रारब्ध के साथ लेकर आई हैं, या ये आपके भीतर कहीं से है भक्ति का भाव? ये कैसे जागृत हुआ था? घर परिवार से मिला या मन में कहीं से आपके ऐसे? मेरी मम्मी बोलती हैं, जब मैं स्टार्टिंग से आती हूँ, जब आपने बोला कि आपने कुछ सुना था, मैं जब होने वाली थी तो मम्मी पापा सोच में पड़ गए थे कि करे ना करे, तो उस टाइम पे मेरी नानी, मम्मी बोलती है कि मैं मेरी नानी पे गई हूँ पूरी, मतलब मेरा पूरा फेस बिल्कुल नानी से मैच करता है। और मेरी नानी बहुत भक्ति करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा। कोई, मम्मी खुद बोलती हैं कि मतलब पूरे पड़ोस में ऐसा था कि बोलते थे कि यार ये औरत साक्षात सीता माता है, मतलब ये बोलते थे उनको, मेरी नानी को। तो तब मेरी नानी 15 दिन पहले जब जाने वाली थी, स्वर्ग सिधारने वाली थी, तो मेरी मम्मी को बोल के गई थी कि मैं वापस आऊंगी, तेरी बेटी बन के आऊंगी। तो 15 दिन बाद नानी चली गई थी। फिर एक दो महीने बाद मम्मी को पता चला कि मैं पेट में हूँ। तो मम्मी बोलती कि तेरी सारी हरकतें, तेरी बात करने का तरीका, और मेरी नानी अनपढ़ थी, उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि उनका परिवार तो बहुत ज़्यादा गरीब था। तो मम्मी बताती है कि तेरी नानी बोलती थी कि अगला जब जन्म लोगी ना तो देखना वही कहीं बैठ के कलम बजाऊंगी। वो हमारे लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, मतलब देखना ऐसे ऐसे वो करूँगी मैं अगले जन्म में, खूब पढ़ाई लिखाई करूँगी, अच्छे से सब करूँगी सारे। तो मम्मी बोलती है कि मैं तुझ में अपनी माँ को देखती हूँ। मैं इसमें बहुत विश्वास रखता हूँ। मेरे अपने निजी जीवन के कुछ ऐसे अनुभव हैं जिससे मेरा इस बात पे बहुत विश्वास है, कई लोगों का विश्वास होगा। बागेश्वर धाम सरकार से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और कैसे फिर उनके कुछ चमत्कार भी हैं जो आपने बहुत देखे, उससे बड़ी प्रभावित हुई आप? थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस बताएं। 15 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे मुझे उनसे जुड़े हुए। और उनको जब पता नहीं, मिलने से पहले मुझे बड़ा लगाव हो गया था। मेरे बहुत बहुत खास, मेरे बहुत करीबी भाई हैं नवीन जून भाई, तो उनके वो बागेश्वर धाम सरकार मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं। तो उन्होंने मेरे बारे में बताया था कि मेरी एक बहन है रेणुका पंवार और वो आपसे ऐसे ऐसे मिलना चाहती है। तो उन्होंने मुझे मिलवाया था। तो देखिए, मिलवा तो सभी दे ऐसे, मतलब मुलाकात करना, हाँ मुलाकात, हाँ तो पर फिर भी भाई ने बड़ी मशक्कत करके मुझे मिलवाया था क्योंकि उस टाइम पे मिलना बहुत बड़ी बात थी। फिर हाँ, उन्होंने मिलवाया तो बहुत बहुत लोगों का। मैंने अभी जैसे बोला कि मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो इंसान कैसा है, क्योंकि नवीन भाई ने जिस किसी को मिलवाया होगा हर कोई इतना करीब नहीं हुआ होगा शायद। तो उन्होंने मुझे जब मैं उनसे पहली बार मिली, मैंने 2 दिन तक हम सोए नहीं थे क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, उनका नंबर नहीं मिल पा रहा था। तो बोले कि रात के 2 बज रहे हैं और 3 बज रहे हैं। तो 2 बजे जाके मेरा नंबर आया। नॉर्मली एक रूम था, उसमें मैं पर्सनली ऐसे मिली थी उनसे। तो उन्होंने बोला आओ बिटिया।
बहन बिटिया यही बोलते हैं मुझे वो। तो मैं मिली तो सब बोलते हैं ना कि क्या वो रियल बताते हैं, जो फ्यूचर देखते हैं तो वो रियल ही बताते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ की ऐसी चीज़ें जो मैंने कहीं बताया नहीं है या फिर जो सिर्फ मुझे पता है वो उनको कैसे पता चल सकता है ना। और बहुत बहुत सारे चमत्कार कह लो, कुछ भी कह लो, सिद्धियाँ कह लो, उनके पास है, मतलब दादा के आशीर्वाद है उनके ऊपर। वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा डीपली आपको बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हो या फिर आपने क्या क्या किया है, सब उनको पता है। नहीं, दादा तो एकदम भोले का स्वरूप है, उनका तो स्मरण कर लो तो कृपा हो ही जाती है। और कोई अगर पूरे भक्ति भाव से लगा हुआ है तब तो फिर बात ही देखिए, अलग है। बोलते हैं कि ना लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, पर प्रेमानंद महाराज जी को मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा। उनके जो विचार हैं वो मैं अपनी ज़िंदगी में अपनाती हूँ। जो मैं बोलती हूँ वो सब उन्हीं का सुना हुआ मैं बोलती हूँ। मैंने आपके ये दो पहलू देखिए, मेरे पास इतना कुछ है आपसे बात करने के लिए कि मैं समय का भी ध्यान रखते हुए चल रहा हूँ कि मैं वो सारी चीजें ले आऊं, और फिर ये भी लगता है कि यार ये चीज छूट नहीं जानी चाहिए, ये इस पर और थोड़ा डिटेल में बात होनी चाहिए। इतना भक्तिपूर्ण आपका एक जीवन है और आपके अंदर भक्ति की एक जागृति भी मैं देखता हूँ। तो भजन जो है आपके बहुत एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि भजन इनकी तरफ से और आने चाहिए या आने चाहिए थे ज्यादा। भजन मैं सुनती हूँ, मेरा मानना ये है कि जब मैं शुरू से सिंगिंग में ये इस लाइन में हूँ, या तो मुझे फिर शुरू से भजन करने चाहिए थे। अगर अब मैं अब आके इस लाइन पे आ जाऊं। मैं ये समझना चाहता हूँ, और ये बहुत जरूरी सवाल है कई लोगों के लिए, क्या टैगिंग जैसी कोई चीज होती है कि हम एक जॉनर में गाना गा रहे हैं जो कि आप बता रही हैं, और उस जॉनर पर कोई असर पड़ जाएगा। मैं अनुराधा जी से इसी जगह पे जहां आप बैठी हैं, अनुराधा पौडवाल जी से हमारी बातचीत हो रही थी। अनुराधा जी को मैं खुद पर्सनली, हम सभी बहुत पसंद करते हैं, और उन्होंने बाद में, और जब वो भक्ति गा रही थी उस समय पर भी मेजर साहब जैसे गाने उनके आते जा रहे थे, और जब आता था तब वो ग्रैंड हिट हो जाता था, लेकिन उन्होंने भक्ति में अपनी तरह से एक तरह से डुबा दिया अपने आप को। इस चीज को आप कैसे देखती हैं? इससे अभी थोड़ा बचना चाह रही हैं कि नहीं ये अभी समय नहीं है, अभी थोड़ा मैं काम कर लूं, उसके बाद हो सकता है कि मैं इस पर विचार करूं, ऐसा कुछ है आपके ज़हन में? मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है भजन में और भक्ति में। तो अभी क्योंकि जो मेरी टीम है वो तो वही देखेगी ना कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। बाकी मेरा तो बड़ा मन है करने का, और मैंने किए भी हैं काफ़ी, अभी भजन मैंने रिकॉर्ड करने भी हैं और करके रखे भी हैं, तो जल्दी हम रिलीज़ भी करेंगे। बाकी मेन जो मेरा एक काम है वो तो यही है, आप खुद समझ सकते हैं कि जो जैसे 52 गज जैसे गाने, कबूतर और ऊंची हवेली, अभी एक रिसेंटली मेरा गाना आया यान्ता। तो मेरा काम ये है, मेरा कर्म है ये, और ये मेरी निजी लाइफ का मामला है भक्ति और भजन का। इस पर मैं आता हूँ। ये यान्ता आपने बोला ना, ये भी बड़ा वायरल हो रहा है, खूब लोग इसको रील्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लोकप्रिय, क्योंकि ये आपने जो कोलैब किया है ये बड़ा बहुत ही शानदार। इस पर मैं थोड़ा सा आता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी बात दूसरी चल रही है, कोई ऐसा भजन जो आपको लगता है कि आपने या तो गाया हो या किसी का सुन के, आप सुनती तो हैं ही काफी, जो आपको अच्छा लगता हो कि नहीं ये भजन मुझे बहुत पसंद है, और दादा का हो तो और बढ़िया। दादा का कुछ सुनाइए, मतलब मैं चाहता हूँ मैं एक आपको एक लाइन एक भजन की सुनाती हूँ जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आजकल लोग रंग रूप देख के बहुत जज करते हैं, तो उसके लिए है ये भजन। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। देख इसी की सुंदरता, देख इसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। एक लाइन और है इसकी। बिल्कुल गाइए गाइए। मृत्यु देखता है औरों की नित्य सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हर पल यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम।
मेरी सलाह तो है कि आपको गाना चाहिए भजन। आपकी टीम चाहे जो कहे, क्योंकि बहुत बिल्कुल, सुंदर बिल्कुल भजन गाएंगे। है जो आपके श्रीमुख से निकलकर हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए बहुत काम आए और बहुत और भी लोकप्रियता आपको मिले। खैर, ये लोकप्रियता ही बताइए पहले तो मुझे, इसको कैसे लेती हैं आप? जो फेमस या फेम मिलता है आपको, ये कुछ परेशान करता है? कब अब तो लोग सेल्फी वगैरह तस्वीरें आपके साथ खूब खिंचवाते होंगे, ये कैसा लगता है आपको? और ये चला भी जाता है? क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत लोगों के साथ इंटरव्यू करता रहा, 3-3,500 के बाद गिनना बंद कर दिया। तो मैंने बहुत लोगों के साथ इंटरव्यू किए, कई लोगों को लोग भूल गए, कई लोगों को जब भूल गए उसके बाद उनसे बातचीत की। ये फेम कभी डराता भी है या इसमें अभी मजा आ रहा है? देखिए, जब आप भक्ति में डूबे रहते हैं ना, तो आपको डर नाम की चीज़ नहीं सताती, क्योंकि अगर किसी के दिमाग में स्टारडम चढ़ के बोलता है तो उसको हमेशा एक डर बना रहेगा कि यार मुझे मुझे यहीं रहना है, मुझे नीचे नहीं गिरना, कि ना यार मेरे गाने नहीं चल रहे, या फिर मैं ऐसे जो भी किसी भी आप उसमें ले लो, सिंगिंग में या फिर एक्टिंग में, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, अगर आपको ये हो, अगर उस चीज़ से आपको मोह हो, तो मोह नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से। आप प्रेम करो और अच्छे से उस चीज़ को समझो। जैसे कि आपने बोला कि आपको किस माहौल में, आपको क्या लगता है स्टारडम जो भी है आपके पास, उससे मुझे यही है कि मेरा वो बहुत हेल्प करता है, जो मेरा पास्ट है मेरी इस चीज़ में बहुत कठिन हेल्प करता समय है। जो आपने देखा हाँ, है। बहुत हेल्प करता है कि आज जब मैं गाड़ी से उस जगह से गुजरती हूँ और सामने मुझे वो रेणुका खड़ी मिलती है कि जो धूप में बस का वेट कर रही है, तो मुझे वो सिखाते कि तेरे पास आज इतना है ना, वो बहुत है। मतलब इस चीज़ के लिए भी, इस लाइफ के लिए भी लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सपना है, सबका ड्रीम है ये लाइफ जीना भी। अगर मैं इसको लेके रखूँगी कि यार आज मेरा एक गाना नहीं चला, या फिर आज मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मेरा मानना ये है कि जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है। बड़ा अच्छा कोट रेणुका की तरफ से आया है। हम किसी को समझा नहीं सकते। देखिए, मेरा मानना है कि भगवान को समझना भी बहुत बहुत मेहर है उनकी, कि अगर कोई समझ भी पा रहा है, ये चीज़ समझ भी रहा है कि यार किसी का दिल नहीं दुखाना या फिर बुरे कर्म नहीं करने, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या होता है कि वो बुरे कर्म करके भी खुद को अच्छा समझते हैं, तो वो समझ होने भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बहुत ऐसे शुक्रिया करती हूँ कि भगवान का कम से कम मुझे इतना तो है कि मैं कोई चीज़ गलत करती हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरा मन जानता है कि वो चीज़ गलत है। तो जैसे कि आप इसी चीज़ में ले लो, एटीट्यूड एक जो वर्ड है, कि आप कहीं भी जा रहे हो, आप ये दिखाओ कि मैं आर्टिस्ट हूँ। हाँ, नहीं, फ़ोटो नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे होटल में वो बड़ा रूम चाहिए, मेरे बॉडीगार्ड पीछे हैं, उनसे बात करो, मेरे मैनेजर से बात करो। तो ये चीज़ तो मेरे अंदर नहीं आ सकती कभी भी, चाहे बिजनेस क्लास में मेरा टिकट करना। नहीं हम मेरी अच्छा, बिजनेस क्लास के टिकट से याद आया मुझे, एरोप्लेन में उड़ना आपका सपना था, आपको बहुत मौका मिलता है, आपको बस का इंतजार करने वाली। अभी जब आप बात करी तो मुझे यही याद आ रहा था कि बस का इंतजार करने वाली ये लड़की जो है अब लगातार फ्लाइट्स में जो है जगह जगह, सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी घूम रही है। तो वो जरा दर्शकों को एक बार यहाँ भी बताया, हालांकि आपने शेयर किया है कई जगहों पर इसको। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैं जब छोटी थी तो जब हमारे पड़ोस में बच्चे थे, जब ऊपर से प्लेन जाता था तो हम सब बोलते थे बाहर, मैं खाना छोड़ के बाहर आती थी कि प्लेन जा रहा है और बड़ा शोर मचा था, ये बाय हेलो। तो मेरा बड़ा मन था कि मुझे नहीं पता था कैसे होगा, बट मैं ना उसको देख के बोलती थी कि बेटे अगर मैं एक 15,000 की भी नौकरी करूँगी ना तो पैसे जोड़ के तुझ में ज़रूर बैठूंगी एक बार। तो मेरा बड़ा ड्रीम था बैठने का एरोप्लेन में। तब पहली बार बैठी। तो कब बैठी थी पहली बार? फिर मैं फर्स्ट टाइम जब मुंबई गई थी। अब मुझे ये बताइए, आपने एक शब्द और डर का इस्तेमाल किया था, आपने कहा था कि डरता नहीं है, जो पर आप तो डरती हैं। मैं डरती हूँ, जैसे कि भूत प्रेत से। ओह बाप रे। हाँ, मैं उस मामले में थोड़ी कमजोर हूँ, पर अब नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे रहता है कि मेरे दादा मेरे पीछे खड़े हैं। बोलते आओ कौन आएगा। बाकी मैं अकेले रहने से मतलब एक नहीं रही हूँ ना, बचपन से फैमिली के साथ रही हूँ, मम्मी के साथ सोती हूँ और अकेले नहीं रह पाती हूँ, कहीं जाती भी नहीं मैं अकेले। आप इसमें विश्वास करती हैं सारी चीजों में? हाँ, देखिए होने को सब होता है। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो गए आपके साथ में कि जिससे आपको और मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ था तो मुझे थोड़ा डर लगने लग गया। जनरली मैं बताऊं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूं पढ़ाई लिखाई से,
तो ये जनरली दूसरों के ही अनुभव होते हैं जो हमको डराते हैं, हमेशा याद रखिएगा। हाँ। जिसका भी आप जो भी मिलेगा व्यक्ति आपको, वो किसी और जो डरा है ना, वो भी किसी और के अनुभव की वजह से डरा है। खैर, ये एक अपनी अपनी मान्यता की बात है, इस पर बहुत बातें हो सकती हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंस जो आप शेयर करना चाहें और वहां पर बागेश्वर धाम ने आपकी मदद करी हो, तो बताएं जरा दर्शकों को। मैंने शेयर किया भी था एक पॉडकास्ट में। मेरे भाई के साथ हुआ था, वो दुबई में गए थे हम लोग, तो जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पे रूम बहुत कम थे, तो उन्होंने बोला कि हम आपको एक स्पेशल रूम दे रहे हैं तो आप वहाँ रुक जाइए। तो नहीं, उन्होंने पहले नॉर्मल रूम दिया, हमें वहाँ से व्यू नहीं दिख रहा था बुर्ज खलीफा का। तो मैंने बोला ये कैसा रूम दिया है, पहली बार दुबई आए और बुर्ज खलीफा ही नहीं दिखेगा तो क्या फ़ायदा। तो बड़ी बातें करके जो भी एक साहिल भाई हैं, वो शूट करने के लिए हम वहाँ गए थे, तो उन्होंने बातचीत की। हमारी पूरी टीम उस होटल में रुकी हुई थी, तो बोले कि इनको ना दूसरा रूम चाहिए जो जहाँ से व्यू अच्छा मिलता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे पास एक स्पेशल रूम है, स्वीट रूम है, हम वो खुलवा देते हैं। तो वो खुला। हम वहाँ गए, रात के 3 बजे हुए थे, भाई सो के था बेड पे, उसकी तरफ से हलचल हुई, मेरा नाम बोला उसने, बड़ा तेज बोला शालू। यही वाले बड़े भैया ये हाँ, आपके साथ में गए थे? हाँ, इनसे ये भी बात करेंगे अभी बाद में इसके। वो नहीं आएगा। जी। उसने बोला शालू, मैं डर गई एकदम से। मैंने कहा क्या हुआ? तो ऐसे सीधा लेट के था, बोलता यहाँ कुछ है। अरे बाप रे, इसने ये बोला और मेरी हालत ख़राब थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ नहीं दिखा। आपको पता है दुबई में नेटवर्क तो आते नहीं है। मैंने सोचा फ़ोन कैसे मिलाऊँ, मैं फ़ोन कैसे लगाऊँ। मैंने बड़ी मुश्किल से वाईफाई कनेक्ट किया होटल का और मैंने साहिल भाई को कॉल किया। मैंने कहा भैया ऐसे आप नीचे आ जाओ प्लीज़, यहाँ पे कुछ है, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही, इसको क्या संभालूंगी। फिर वो लोग आए तो उन्होंने और मुझे डरा दिया आके, पहले चलो यहाँ से निकलो फटाफट, मेरे रूम में चलो, मेरे रूम में चलो। हमने छोड़ के सब कुछ वहाँ पे, सामान हमारा वहीं था, हम दूसरे रूम में चले गए। तो फिर पूछा, मैंने कहा अब बता क्या देखा तूने? तो बोलता वहाँ पे ना रूम के पास ना कोई थी लेडीज और वो उसके बाल खोले हुए। तो मैंने कहा चुप रहे, ज़्यादा फेंक हुआ था। मैं कहा रहने दे। मैंने कहा होता तो मुझे नहीं महसूस होता। अच्छा, सुन के बड़ा मजा आता, मालूम है ये चीजें। सिहरन भी होती है कि हाँ ऐसा सचमुच कुछ देख लिया होगा तो। बाप रे। तो उस दिन फिर आपने धीरेन्द्र कृष्ण जी को हाँ, मैंने तभी फोन किया, नवीन भाई को मैंने मैसेज किया। मैंने कहा भैया ऐसे दिक्कत हो गई है और आप बताओ ना कि क्या है। उन्होंने फिर बोला मैं पूछ के बताता हूँ। तो मुझे तब तक यकीन नहीं था कि इसने ऐसा कुछ देखा है। मैं डर तो पूरी रही थी, कांप रही थी मैं डर से, पर मुझे यकीन नहीं था। फिर जब उन्होंने बोला कि हाँ वहाँ पे ना किसी एक रशियन की सुसाइड हो गया था वहाँ पे, उसने सुसाइड कर लिया था, तो ये आपको उन्होंने बताया, बागेश्वर धाम से बताया गया? हाँ। और था ऐसा? हाँ, बता रही हूँ ना अभी आपको। होटल वाले की आँख फटी रही, इनको कैसे पता चला? ओह माय गॉड। हाँ, अब यही तो चीजें होती है जिनके बाद में फिर भरोसा करें ना करें तो जो है मामला गड़बड़ आ जाता है। फिर उन्होंने बोला अब वहाँ पे कुछ नहीं होगा, हमने अपनी सेना भेज दी है, और उनकी एक सेना होती है जो भूत प्रेतों को भगाती है। बोलते हैं हमने वहाँ भेज दिया, अब आपको कुछ नहीं होगा, हम आप सो जाइए। मैंने कहा मैं इस होटल में ही नहीं रहूंगी। होटल चेंज करो। सब लोग सो गए थे, पूरी रात मैं सोई नहीं थी उस दिन। तो आप जैसे पढ़ती होंगी तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो वो उससे साहस नहीं आता आपको? बिल्कुल आता है। मुझे अब तो पता है, मैंने ये सोचा हुआ है जैसे कि कहीं भी, एक तो मुझे प्लेन में बैठते हैं ना तब ऐसे डोलता है, तब भी मेरे को बड़ा डर लगता है। तो मुझे ये होता है कि एक दिन ना एक दिन तो जाना तो है ही, भूत भी आएगा तो क्या करेगा। अगर इसके हाथों में मेरी लिखी है तो ठीक है, यही सही। अच्छा ये बताइए, 52 गज जब आ गया, हिट हो गया, उसके बाद कोई जद्दोजहद रही? कोई ऐसे किस्से जो आपको अभी भी याद आते हो कि हाँ बहुत ही रोलर कोस्टर है वैसे आपकी लाइफ, तो बहुत कुछ निकल कर आएगा, लेकिन इसके बाद में जब अब अगले फेज में आप जा रही हैं, थोड़ा सा फेम भी मिला है और मिले आपको, अभी खूब प्रसिद्धि मिले, खूब फिल्मों में गाना गाएं आप, ऐसी हम आपके लिए कामना करते हैं। होगा भी, समय है क्योंकि आपके पास। तो कोई ऐसे किस्से हों आपके जो आप शेयर करना चाहें, खास तौर पर स्ट्रगलिंग आपका जो टाइम है उसके बारे में? 52 गज के बाद एक प्रसिद्धि तो मिल गई थी, पर पैसे निकालने के कोई तैयार नहीं था। फिर ये था कि 1500 से 2000 से हुए 6-7 हज़ार रुपए। हाँ ठीक हो गया, मतलब पहले कंपैरेटिव।
6-7 हज़ार रुपये हुए, पर फिर अभी कितना ले रही है तो शायद नहीं आप अभी कोट करेंगे या करना नहीं। नहीं करेंगे। अब जैसा मिल जाए जो गवाना चाहे, ठीक है, फिर अपनी बात को कंटिन्यू करें। तो उस टाइम पे ये था कि हाँ नॉर्मल था, बट इतना बड़ा हिट देने के बाद उस टाइम पे 6-7 हज़ार रुपये बहुत कम थे, बहुत कम थे। फिर यही था कि ठीक है, एक गाना ही तो हिट हुआ है। फिर नॉर्मल हम शूट करने लग गए थे। उसके बाद ये था कि यार गाने चलते हैं, फिर फटाफट एक गाना और किया, चटक मटक। फिर वो भी चटक मटक सुनाइए ना जरा। हाँ। चटक मटक सुनाइए, बड़ी देर से गाना नहीं आपका आया। रे घाली आँखों में शाहीर, बिंदी माथे पे लाई, बहू सब कर दी गम के फैल, मैं बन ठनके जब आई, वो सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक, गज का घूंघट काढ़ चाली, मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली, मैं तो मटक मटक हो। ये भी कुछ होता है कि एक गाना जो हिट हो गया उससे मिलता जुलता हुआ कुछ होना चाहिए तो वो और चल जाता है। ये इससे मिलता जुलता ही था। जिसने गाना किया है गुलशन भाई ने, तो उन्होंने उसका रेफरेंस लेके ही 52 गज का ये गाना किया था। नहीं, मैं सुन रहा था उसको, सुनने में भी लगभग कई लोगों को लग सकता है कि ये दोबारा तो नहीं गा रहे हैं इसको, लेकिन हाँ वो गाना अलग से हिट हुआ है, वो भी काफी अच्छा चल रहा है। वही उसके पीछे पीछे ये भी लाइन पे लग गया और ये भी बिलियन हो गया, पता ही नहीं चला कब देखते देखते। और अब आप कबूतर और यामता, दो गाने जो है वो बात में मैंने कहा था कि रुकेंगे, लेकिन मुझे याद है, उसको पकड़ के बैठा हुआ हूँ। ये यामता वाला कोलैबोरेट, क्योंकि कोलैब जो आप कर रही हैं, अभी तो आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी एल्बम में दिखाई दी हैं, और भी कई आप शायद आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट कर रही हैं, कई बड़े बड़े चेहरों के साथ अब आप रेणुका दिखाई दे रही हैं। बस मेहनत है, दादा का आशीर्वाद है। किन किन लोगों के साथ काम कर लिया आपने जो ड्रीम जैसा रहा और उनके साथ में आपने काम कर लिया? हाँ, मेरा ये ड्रीम तो था ही नवाज भाई के साथ काम करना, क्योंकि 3 साल से हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो आपके क्षेत्र के ही हैं वैसे तो? जी, तो वो बुढ़ाना से वो आसपास का इलाका है, तो कुल मिला के क्या वो एक प्रॉक्सिमिटी वो थी, या अचानक से, या वो एंगल है कहीं पश्चिम यूपी वाला? हाँ बिल्कुल है उनके अंदर, आप देखें ना। नहीं, आप लोगों की मुलाकात में, ये कोलैब होने में, या वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपके, ये एक इत्तेफाक रहा या आपका वो पश्चिम यूपी वाला कनेक्शन भी काम आया? वो काम आया, सारा ही काम आया। क्योंकि उनको पता है कि हमारे एरिया से इस लाइन में आना एक लड़के के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो एक लड़की होके तुमने ये काम किया है, तो मुझे बहुत बहुत सराहना करते हैं, मतलब बहुत बोलते हैं कि यार तुम्हें हिम्मत माननी पड़ेगी तुम्हारे, कि तुम्हारे भाई की, तुम इस लाइन में आए यहाँ से होके। कौन सा गाना किया उनके साथ और कौन सा? यानता, और एक और किया था सैया की बंदूक। धीरे धीरे आपके साथ में भक्ति पर एक अलग से पूरी बातचीत 1 घंटे की कर सकता हूँ, आपके संघर्ष पर 1 घंटे की अलग से बातचीत, लेकिन आपको गाना बीच में नहीं आएगा तो दर्शक फिर हो सकता है कई सुनने वाले आपको गाने के लिए सुनना चाह रहे हो। नहीं, मेरे लिए सबसे अच्छी बात आज के इंटरव्यू की ये है, आज के पॉडकास्ट की ये है कि जो बचपन में मैं देखती थी दूरदर्शन को, आज उसी पे खुद मैं हूँ, तो एक ये भी मेरा सपने जैसा ही है। हाँ, मेरे लिए भी, मैं खुद भी ऐसे ही सोचता हूँ, दूरदर्शन पर काम करना या यहाँ पर इंटरव्यू करना अपने आप में एक सपने के पूरे होने जैसा होता है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। संडे को मूवी आती थी 12 बजे, और गली गली सिम सिम, मतलब बहुत बहुत देखा है उस टाइम पे। आज वही वाली बात है, जब चीज़ आपके पास एकदम इंस्टेंट आ जाती है ना, कि बोलते ही सामने, अब तो फ़ोन पे आप कुछ भी देख सकते हैं। उस टाइम एक इंतज़ार होता था, शुक्रवार को भी मूवीज़ आती थी हाफ 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 करके, शायद 3 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में, आधी आधी ऐसे दिखाते थे, उसका वेट करते थे कि अब नेक्स्ट फ्राइडे क्या होगा। हफ्ते में एक दिन जब 4-6 गाने आते थे चित्रहार में, तो उसका इंतजार होता था पूरा हफ्ता, रंगोली संडे पे। तो ये एक क्रेज था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, तरीके बहुत सारे हैं। अब तो बहुत सारी चीजें, तो अब एक एक करके आपके गाने जो हैं कॉन्सर्ट जैसा नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा सुनाते चलिए। तो पहला गाना आपने सैया वाला जो आपने गाना था, वो एक उसकी लाइन हो जाए और उसके बारे में फिर बताएं। रे बड़े 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 चौधरी, ना मुझसे नजर मिलाए, रे बड़े 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 चौधरी, ना मुझसे नजर मिलाए, ओ मेरे सैया
मेरे सैया, मेरे सैया 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 की बंदूक चले धाए धाए धाए, ओ मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए, मेरे सैया की बंदूक चले धाए धाए धाए। यान्ता गाना खूब सुना मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आपने गाया। अरे बाप रे सच में? सच में ये कोलैब कैसे हुआ और कैसे ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया? ये बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे बना कि जिस सिंगर ने ये गाया है उसी ने ये लिखा है, और उन्होंने जब ये गाना, किस सिंगर ने गाया है? राजा राजा। तो वो भी एक नए सिंगर हैं। उन्होंने जब लिखा तो जो आसपास हमारे जो भी टीम थी उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब आज क्या गा दिया, यान्ता यान्ता यमगरेगा तो स्वादनांदा, ये क्या है, ये कोई गाना चलने वाला? तो मुझे ये बड़ा हिट कर गया गाना। मैंने कहा यार ये तो बड़ा प्यारा गाना है, तो बड़ा अलग सा गाना है, तो मुझे हिट कर गया गाना। मैंने ऐसे ही जब मेरी मुलाकात हुई नवाज़ भाई से, तो मैंने उनको ऐसे सुना दिया कि नॉर्मल, जब मैं मुंबई गई थी तो मैंने सुना दिया कि ऐसे से गाना किया है। मैंने उनको सुनाया तो उनको भी अच्छा लग गया, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला ठीक है ये गाना हम करते हैं। अब वो करते 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 3 साल हो गया, 3 साल बाद हमारा गाना आया है। हाँ 3 साल से 3 साल से, बिल्कुल। ये है कौन सी भाषा? ये 3 लैंग्वेज है, तमिल, पंजाबी एंड हरियाणवी। मैंने खुद पूछा उनसे जो ने लिखा, मैंने कहा तमिल, बोलते हैं तमिल में है, तो मेरा दिमाग। यान्ता का कुछ मतलब होता है? यान्ता का मतलब है मौज मस्ती, मजे करना, एंजॉय। किस भाषा पे? तमिल में। तमिल में, ओके। चलिए हम भी तमिल का अपना ज्ञान बढ़ा। ये गाना पहले गा के सुनाइए आप, क्योंकि इसको गाना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी, गुनगुनाना। इसको सुनने में बड़ा मजा आता है लेकिन इसको रिपीट नहीं कर पा रहा है कोई। यान्ता यान्ता यमगरेगा स्वादनांता, यान्ता यान्ता यमगरेगा। आया कुछ समझ में? नहीं, अच्छा लग रहा है सुनने में। समझ में तो नहीं आ रहा। कितनी लैंग्वेजेस में आप गा लेती हैं या गाया है आपने इसमें? नहीं, आप वैसे इन जनरल कितनी? अच्छा, मैं हिंदी तो नॉर्मल गा ही लेती हूँ, हिंदी, हरियाणवी एंड पंजाबी, और तमिल में गाया ही है। बंगाली में, मुझे बंगाली लैंग्वेज बड़ी प्यारी लगती है, बोलने में भी बहुत बहुत सुंदर, बहुत मीठी। कोई गाना गाया है उसमें आपने? गाया नहीं है, बट मुझे गाना आता है, एक ही आता है, वो दूसरा और सीखूंगी मैं, और बाकी मुझे करना है। सुनाइए। बंगाली दर्शक भी तो देख रहे होंगे आपको। दूसरा सीखूंगी। हाँ, मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में मैंने ये सेम गाना गाया है। তোকে বলবো ভাবি কিছু গল্প কোথায়, তুই স্বপ্নে ছিলি অল্প কোথায়, আজ তোর নামে রাত নামে দিন কেটে যায়, আমার মন তোর পাড়ায় এসেছে তোরই আশকারায়, আমার মন তোর পাড়ায় এসেছে তোরই আশকারায়। ये समझ में आ गया मुझे पूरा। अच्छा, ये अब क्योंकि फटाफट हम इस इंटरव्यू के अंतिम दौर में हैं, तो मुझे कुछ किस्से आपके ऐसे हों जो आप शेयर करना चाहें और बहुत दिलचस्प हों, जहाँ पर बड़े लोगों के साथ काम करने का सपना पूरा हुआ हो, या आप चौंक भी गई हों, क्योंकि अभी आपकी उम्र ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें आप सीख रही होंगी, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो याद रह जाती हैं, जहन में बैठी रह जाती। अभी रिसेंट में मैंने सुखविंदर सिंह जी के साथ काम किया था, उनके साथ एक गाना किया है जिसका नाम है बार बार, और वो गाना भी बड़ा प्यारा था। तो मेरे लिए जब मैंने गाना घर भी लिया, रिलीज़ भी हो गया, तो मैं ऐसे थी, सीरियसली मैंने इनके साथ गाना कर लिया। मतलब मैं बचपन में बड़ा सुना है इनको, और एक सच में ड्रीम जैसा ही होता है कि, क्योंकि मेरी एज और उनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उन्होंने क्या दौर देखा है और कितने सारे बड़े बड़े हिट हैं, तो वो चीज़ देखने में बड़ी अच्छी लगती है। अभी रिसेंटली एक मेरा स्पॉटिफाई का बहुत बड़ा एक इवेंट था, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आए हुए थे, जैसे कि नेहा कक्कर, विशाल मिश्रा, और भी बहुत सारे, नीति मोहन, मतलब बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आए हुए थे। पार्टी छोटी सी थी, ऐसा कुछ बड़ा इतना नहीं था, बस सिंगर्स थे सब। तो हरियाणा से उन्होंने सिर्फ मतलब मुझे बुलाया था, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आपने हरियाणा का नाम इतना ऊंचा किया है, बट मेरा एक मानना है कि हरियाणा लैंग्वेज ने मुझे यहाँ तक लाया है। अगर वो नहीं होती तो शायद, अगर मैं नॉर्मली कहीं भी ऐसे गाती, तो क्या पता
गाना इतना ना चलता। हरियाणवी लैंग्वेज ट्रेंड करी, इसलिए लोगों ने 52 गज का दामन सुना। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा गुजार हूँ कि मैं हरियाणवी में सिंगिंग की मैंने और 52 गज का दामन बिलियन हुआ। तो वापस आते हैं स्पॉटिफाई की पार्टी में। तो वहाँ पे जब मुझे ये था कि यार ये लोग कहाँ मतलब हरियाणवी गाने सुनते होंगे, बट जब मैं मिली और मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया, क्योंकि मेरी जो टीम गई हुई थी वंडर म्यूज़िक से, तो उन्होंने बोला कि रेणुका पंवार है। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन, उन्होंने सामने से बोला हाँ इनको तो मैं जानती हूँ। नेहा कक्कड़ ने भी खुद बोला कि हाँ मैं जानती हूँ उनको, मैंने सुने इनके गाने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और विशाल मिश्रा जी ने भी बोला कि रेणुका पंवार, अरे हाँ मैं आपको जानता हूँ यार, मुझे आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस टाइम ये फील हुआ था कि यार अब लगता है कि हाँ कुछ किया है। ना इंडस्ट्री में तो वैसे भी काम ही जो है वो एक पहचान देता है आपको। सिंगर के लिए तो उसकी आवाज जो है उसका काम पहुंचना, और बिलियन तक पहुंचा है तो किसने नहीं सुना होगा आपके गाने को। निश्चित तौर पर इन सभी लोगों ने तो पहले सुना होगा कि भाई क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है। अब क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं हो पाई, जैसा मैंने कहा था मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपसे पूछने के लिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फटाफट निकलवा लूं। तो मुझे ये बताइए कि डिजिटल मीडिया पर अभी आपकी सोच किस तरह की है, क्योंकि हम देख रहे हैं माध्यम बदल गया। आपने दूरदर्शन की यादें ताज़ा की, लेकिन आज का दौर बिल्कुल अलग है। हम देख रहे हैं कि यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए बहुत लोग पॉपुलर भी हो रहे हैं। आपका गाना भी जिस तरह पॉपुलर हुआ, इसको आप कैसे लेती हैं प्रोफेशनल लाइफ में? क्योंकि अब आप अपना एक चैनल चलाती हैं, मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर आपके अपने हैं, कई रिकॉर्ड्स पे आपके गाने पड़े हुए। तो इसको कैसे आप देख रही हैं आने वाले दौर को डिजिटल मीडिया के अपने करियर के लिहाज से? मेरे करियर के लिए अगर मैं ऑल ओवर भी बोलूं तो एक दौर होता था किसी चीज़ का। आप खुद समझ रहे हैं कि जब पहले कोई गाना आता था तो उसकी बहुत कीमत थी, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से हम सुनते थे। एक चिप में उसको भरवा के डैग में लगा के उसको प्ले करके तब हम सुनते थे। बट आजकल आपके माइंड में कुछ भी आए, फटाफट सर्च किया और देखा। इतनी इजी आपको प्रोवाइड्स हो रही हैं चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा बहुत ये दिक्कत है आज के दौर में कि एक गाने की जो लिमिट है सुनने की वो बहुत कम हो रही है। आप इंस्टाग्राम में कोई भी गाना सुनोगे आपको वो 2 महीने से ज़्यादा इनपुट भी तो बहुत ज्यादा है ना रेणुका। ये देखिए बहुत सारे एक दिन में कितने गाने आ रहे हैं, उसकी गिनती नहीं कर सकता कोई। कितने सिंगर्स आ रहे हैं। यू आर सो लकी। मैं जो लक कह रहा था, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ, लेकिन उनको वो क्लिक नहीं मिल रहा जो आपको बहुत लंबे समय, आपको भी आसान नहीं था, आपने वो दौर देखा है। पेशेंस बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग पेशेंस को खो देते हैं। मैं चाहूंगा कि अब चलते चलते, क्योंकि लक के साथ में लोग, आपके भाई की कहानी, माता पिता की कहानी हमने सुनी ही है, किन लोगों को आप याद करना चाहेंगे इस इंटरव्यू के जरिए कि हाँ आज मैं जो कुछ हूँ वो इनकी वजह से हूँ और ये लोग मुझे हमेशा याद रहते हैं? देखिए फैमिली तो है ही, फैमिली तो है ही। अगर बात इस इंडस्ट्री की करें तो मैं सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ दो व्यक्ति का जिन्होंने मुझे इस लाइन में मौका दिया था। एक तो प्रदीप सोनू भाई जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और एक तरुण पांचाल TR म्यूजिक जिन्होंने मेरा गाना किया था सुन सोनियो। अगर उस दिन वो मुझे रिजेक्ट कर देते कि नहीं इसकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। और फिर दूसरा चांस मुझे मिला 52 गज से। मुकेश जाजी भाई ने जो गाना लिखा, अगर वो ना लिखते तो मैं ना गाती। सुंदर। ये आपकी समझ को भी बताता है कि आप सचमुच में जानती है कि नींव सबसे ज्यादा जरूरी है, शुरुआती दिन सबसे ज्यादा जरूरी है, परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो शुरुआती मौके होते हैं, भले ही कितने संघर्षों के बाद मिले, यही आपको मंजिल तक ले जाते हैं, आगे तक ले जाते हैं। समय का कबूतर हाथ से उड़ गया है, लेकिन कबूतर रह गया। तो मैं चाहूंगा कि कबूतर गाने के साथ में इस इंटरव्यू का समापन किया जाए। थोड़ा सा लंबा गाइए इसको, या जितना भी आप याद करके गा पाए यहाँ पर। हो पैर कहने लाल सूट है चढ़ गए चौबारे में, हो कुएं ऊपर पानी लेने जाऊं ना दोबारे में। हो पैर कहने लाल सूट है चढ़ गए चौबारे में, है कुएं ऊपर पानी लेने जाऊं ना दोबारे में। काली चोटी भी ढूंगे गलिया खा गिर लपेटा, उड्या उड्यायो कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा, उड्यायो कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा। ईमानदारी से कहता हूं कि इस इंटरव्यू में बहुत सी बातें रह गई बहुत सी बातें रह गई। मेरा बड़ा मन कर रहा था, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में थे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर उन चीजों पर बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, इस उम्र में आपकी गहरी समझ के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह दादा की कृपा आप पर बनी रहे। मुझे एक लास्ट बात बोलनी है, अवश्य बोलिए।
कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे स्पोर्ट्स में हो या फिर कुछ भी कर रहे हो आप, एक आर्टिस्ट से बेहतर एक इंसान बनिए पहले। अगर आप एक इंसान अच्छे हैं तो फिर आपकी हेल्प ये दुनिया नहीं, ऊपर बैठे वो भगवान करेंगे। समझ के लिए उम्र का कोई दायरा नहीं होता है। ये छोटी बहुत उम्र में मुझसे आधे से भी उम्र में कम है, लेकिन आज इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रेणुका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप गुफ्तगू के जरिए हमसे जुड़ी, आपने अपनी जिंदगी के कई लम्हों को हमसे साझा किया, बहुत कुछ आपसे सीखने जानने को मिला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। सलाम।